ड्रामा की शुरुआत एक जवान लड़के गिलगू से होती है जो क्लॉ मशीन से एक के बाद एक प्राइज जीत रहा होता है। वो अपनी सारी कमाई एक बैग में भरता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट जाता है। जल्दी ही ये साफ हो जाता है कि गिलगू को टॉयज और क्यूट आइटम्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। उसका पूरा घर इन्हीं चीजों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी जिंदगी बेहद फीकी है। वो अकेला रहता है और उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अगली सुबह उसकी माँ का फोन आता है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि घर साफ करे और अपने गंदे कपड़े धोए। उसकी माँ आज भी उसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। सफाई करते समय उसका नेक पिल्लो गलती से खिड़की से नीचे रोड पर गिर जाता है। गिलगू उसे उठाने नीचे जाता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सड़क के उस पार पार्क में एक लड़की कोगी बैठी हुई बियर पी रही होती है। गिलगू ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होती। वो मन ही मन सोचता है, ये तो जैसे स्वर्ग से आई कोई परी है। शाम को सफाई खत्म करने के बाद गिलगू अपने दोस्त के साथ डिनर पर जाता है और नशे में घर लौटता है। लिफ्ट में वो 13वें फ्लोर का बटन दबाता है। अचानक सीजी अंदर भागती हुई आती है। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गुस्से से भरा हुआ एक्सप्रेशन। बिना किसी चेतावनी के वो चिल्लाना शुरू कर देती है और गिलगू पर हमला कर देती है। वो उसे इतनी बुरी तरह पीटती है कि वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गिलगू अपनी ही बेड पर जागता है, पूरी तरह कंफ्यूज। क्या वो सच था? क्या वो सिर्फ एक सपना था? क्या उसने उसे सच में मारा था या फिर ये सब शराब की वजह से था? भूख लगने पर वो देखता है कि सामने एक नई बेकरी खुली है। वो सुबह सुबह वहाँ बन लेने जाता है। अंदर उसे एक खुश मिजाज लड़की एरा मिलती है जो बेकरी चलाती है। वो हंसकर उससे पूछती है कि वो कहाँ रहता है। जब वो बताता है, वो मुस्कुराकर कहती है, अच्छा वो लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, रुको मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाती हूँ। और तभी बाहर आती है सीओजी। जैसे ही गिलगू उसे देखता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो उसकी आंखों से बचता है, शर्माता है, नर्वस हो जाता है और फिर अचानक उसके दिमाग में बिजली कौंधती है। ये वही लड़की है जिसने उसे पिछली रात लिफ्ट में मारा था। घबरा कर वो भागने लगता है। सीओजी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन मारने के बजाय वो उसे एक छोटा सा टैवल गिफ्ट करती है और खुश होकर कहती है, हेलो। गिलगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है, कैसे ये मीठी प्यारी लड़की रात को इतना डरावना रूप धारण कर सकती है। उस रात कपड़े उतारते हुए गिलगू बालकनी से सीओजी को बाहर चलते हुए देखता है। जिज्ञासा और डर की वजह से वो चुपचाप उसका पीछा करता है, लेकिन जो सीन वो देखता है उससे वो दंग रह जाता है। एक आदमी उसे जोर जबरदस्ती पकड़ रहा होता है, जैसे वो उसे दबाव में ले रहा हो। गिलगू तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है और उस आदमी को मुक्का मार देता है। सोचता है कि वो उसे बचा रहा है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो आदमी असल में कोगी का अंकल है। अब अंकल गिलगू पर भड़क जाता है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी भांजी का पीछा कर रहे हो? डर के मारे गिलगू हकलाते हुए कहता है कि वो बस दूध खरीदने निकला था और बस इन्हें देख लिया। अंकल उसे घूर कर पूछता है कि क्या उसने कभी सीओजी को रात में अकेले देखा है। घबराकर गिलगू कह देता है कि उसने उसे लिफ्ट में देखा था और तभी सीओजी अचानक फिर उस पर हमला कर देती है। इस बार वो उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। अंकल उसे रोकता है और किसी तरह गिलगू की जान बचाता है। वो चिल्लाकर कहता है, यहाँ से निकल जाओ और कभी हमारे करीब मत आना। गिलगू जान बचाकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद अंकल एरा को चेतावनी देते हैं कि कोगी को रात में बाहर न जाने दे और उस पर अच्छी तरह नजर रखे। अगली सुबह गिलगू की मुलाकात फिर से सीओजी से लिफ्ट में होती है। वो मीठी मुस्कान के साथ उसे प्यार से हेलो कहती है, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही न हो। गिलगू डर के मारे कांप जाता है, समझ नहीं पाता कि दिन में ये लड़की इतनी जेंटल कैसे रहती है और रात को इतनी खतरनाक कैसे बन जाती है। उस शाम अंकल कोगी को मिलने बुलाते हैं। वो उसे प्यार से कहते हैं कि रात में बाहर मत जाया करो और उसे ब्रेड खिलाने ले जाते हैं, ठीक वैसे जैसे किसी छोटे बच्चे को संभालते हैं। लेकिन सीओजी भी अचानक बच्चे जैसा बिहेव करने लगती है। वो होंठ सिकोड़कर कहती है, मैं नहीं जाना चाहती, मेरे पैर दुख रहे हैं। और फिर अचानक उसकी आंखें पलट जाती हैं और उसके अंदर की बुरी आत्मा जाग जाती है। अंकल उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बूढ़ी हड्डियां इसे सह नहीं पाती। तभी गिलगू वहां पहुंच जाता है और दोनों को बचा लेता है। वो एम्बुलेंस बुलाता है, अंकल को हॉस्पिटल पहुंचाता है और सीओजी को सुरक्षित घर छोड़ आता है। अगले दिन गिलगू एक छोटा सा गिफ्ट लेकर अंकल से मिलने जाता है। घबराते हुए वो कहता है, ये मेरी रिज्यूमे है, क्या मुझे कोई जॉब मिल सकती है? गिलगू एक अच्छे परिवार से है। उसके पिता स्कूल प्रिंसिपल हैं, लेकिन उसके माता पिता विदेश में रहते हैं और वो अकेला कोरिया में रहा है। उसने फाइटिंग, बोटिंग, टेनिस जैसी कई स्किल्स सीख रखी हैं, लेकिन उसे कभी नौकरी नहीं मिल पाई। अंकल उससे पूछते हैं कि वो सीओजी का पीछा क्यों कर रहा था। गिलगू सच सच स्वीकार करता है कि वो सिर्फ जानना चाहता था कि सीओजी अचानक इतनी बदल क्यों जाती है। तब जाकर अंकल आखिरकार उसे सच्चाई बताते हैं। सीओजी पर एक आत्मा का साया है। हर रात ठीक 2 बजे एक स्पिरिट उसके शरीर में प्रवेश करती है और 3 घंटे तक उसे एक डरावने रूप में बदल देती है। ये एक पारिवारिक श्राप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन सीओजी को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसे लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं उसका गार्जियन हूँ, अंकल कहते हैं, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो किसी को उसका ख्याल रखना होगा। क्या तुम ये करोगे? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। गिलगू पहले साफ मना कर देता है, कभी नहीं, वो मुझे मार डालती है, उसे तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन अंकल बहुत विनती करते हैं और गिलगू बेरोजगार भी है, तो वो आखिरकार
हार मान जाता है। अगले दिन से गिलगू बेकरी में अंकल की जगह काम शुरू करता है। एरा उसे बेसिक चीजें सिखाती है और सीओजी उसके साथ काम करती हैं। पूरी तरह क्यूट, चीयरफुल, जैसे उसके अंदर कोई अंधेरा पहलू हो ही ना। सब कुछ ठीक चलता है जब तक रात नहीं होती। रात 2 बजे वो डेमन फिर जाग उठता है। सीओजी गालियां देती है, चिल्लाती है और धमकाती है। डर के मारे गिलगू भागने लगता है, बट डेमन उसे रोक लेती है और अचानक कहती है, सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? गिलगू को अंकल की चेतावनी याद आती है। डेमन कभी कभी मीठी बातें करके लोगों को फंसाता है, इसीलिए वो जितनी तेज भाग सकता है भाग जाता है। थोड़ी देर बाद डेमन उसे घसीट कर एक स्टोर ले जाती है, उसका पसंदीदा केक खरीदवाने। वहाँ सिर्फ 2 पीस बचे होते हैं, लेकिन जब दूसरी लड़की उनमें से एक लेने जाती है, सीओजी उसे छीन लेती है। दोनों केक खरीद लेती हैं और उनमें से एक जमीन पर गिरा देती है, सिर्फ उसे उकसाने के लिए। डेमन जोर से डरावनी हंसी हंसती है। हिम्मत जुटाकर गिलगू पूछता है, तुम हो कौन? तुम सीओजी के शरीर में क्यों हो? डेमन मुस्कुराती है, उसके पूर्वजों ने मेरा अपमान किया था, अब मैं उसके शरीर की मालिक हूँ। वो एक कीड़े को उठाती है और उसे चिढ़ाती है, क्या इसे खाऊं? अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो खा जाऊंगी। डर से कांपते हुए गिलगू उसे रोकता है और किसी तरह उसे वापस घर तक पहुंचाने में सफल होता है। अगली सुबह गिलगू सीओजी से बहुत सभ्यता और घबराहट के साथ बात करता है। सीओजी हंसकर कहती हैं, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बस नॉर्मली बात करो। फिर वह जल्दी से अपनी बेकिंग क्लास के लिए निकल जाती है। उस रात ठीक 2000 बजे गिलगू की डेमन ड्यूटी फिर शुरू हो जाती है। वह उसके घर के बाहर इंतजार करता है। जब सीओजी बाहर आती है तो उसके अंदर बैठा डेमन पार्क जाकर झूला झूलने की जिद करता है। गिलगू उसे हल्के से धक्का देता है, लेकिन गलती से थोड़ा ज्यादा जोर से धकेल देता है। सीओजी हवा में उड़कर दूर गिरती है, फिर उठकर गिलगू के पीछे भागती है और उसे फिर से पीट देती है। इसके बाद वह उसे उसी दुकान पर ले जाती है और पहले वाली स्कूली लड़की के साथ वही क्रूर हरकत दोबारा दोहराती है। अगले दिन गुस्से में भरी वही लड़की बेकरी में आती है, हर एक सैंपल का आधा आधा खाकर सब खराब कर देती है और फिर वहां से भाग जाती है। सीओजी समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन गिलगू सब समझ रहा होता है। दिन बीतते बीतते गिलगू और सीओजी एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। दिन में दोनों एकदम अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं, लेकिन हर रात वह फिर एक डेमन में बदल जाती है। हर दिन सुबह 5 बजे वह अचानक ऐसे बेहोश होकर गिर जाती है जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। यह सब गिलगू के लिए बहुत थकाऊ हो जाता है। हर रात उसे 3 घंटे तक उसके पीछे भागना पड़ता है, फिर उसे उठाकर घर ले जाना और उसके बाद पूरे दिन काम करना। उसके शरीर में थकान और दर्द बढ़ने लगता है। एक रात गिलगू डेमन सीओजी को एक प्राइज मशीन वाले गेम पर ले जाता है। वह कहता है, चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं 3 कोशिशों में प्राइज जीत गया तो तुम हमेशा के लिए सीओजी के शरीर से निकल जाओगी। डेमन स्मिर्क करता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं अपना समय दोगुना कर दूंगा। 3 घंटे की जगह मैं उसके अंदर 6 घंटे रहूंगा। और इस तरह गेम शुरू होता है। तीसरी कोशिश में गिलगू प्राइज जीत जाता है। कोई हैरानी नहीं, यही काम वह हर दिन करता है। जाहिर है जीतना ही था। वह डेमन से कहता है, अब सीओजी के शरीर से निकल जाओ। डेमन, जो अभी भी सीओजी की आवाज में बोल रहा है, मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा नाम 3 बार बोलकर मुझे जाने को कहो, तभी मैं जा सकती हूँ। गिलगू परेशान हो जाता है, तुम्हारा नाम क्या है? डेमन हंसता है, यही तो मजा है, तुम मेरा नाम जानते ही नहीं। अगले दिन गिलगू और सीओजी पास की एक दुकान में केक देने जाते हैं। वे गलती से एक आदमी से टकरा जाते हैं और उनका सामान जमीन पर गिर जाता है। वह आदमी सीओजी को घूरता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन गिलगू तुरंत उसे खींचकर दूर कर देता है। लगता है यह आदमी उसे कहीं से जानता है। कुछ देर बाद दोनों कॉफी पीने बैठते हैं। सीओजी की आंखें भारी होने लगती हैं और गिलू धीरे से पूछता है, क्या तुम रात में ठीक से सोती हो? वह कहती है, हाँ, लेकिन मुझे एक सपना आता है जिसमें एक कुत्ता हर रात मेरा पीछा करता है, मुझे बचाने के लिए। एक कुत्ता? बेशक, वह अनजाने में गिलगू की बात कर रही है, वही आदमी जो हर रात उसका पीछा करता है उसे बचाने के लिए। ये सुनकर गिलगू का दिल डूब जाता है। उस शाम वे एक आदमी को पुल पर खड़े देखते हैं जो कूदने वाला होता है। पुलिस उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक सीओजी उनके पास से चीखते हुए दौड़ती है और सीधा नदी में छलांग लगा देती है। रेस्क्यू टीम गिलगू को बाहर निकाल लेती है, लेकिन वह कहती है कि सीओजी नहीं बच पाई। सबको लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन जल्द ही एक चौंकाने वाली खबर फैलती है। सीओजी मरमेड बन चुकी है। उसे पानी में तेजी से तैरते हुए देखा गया है, एकदम ओलंपिक तैराक से भी तेज। सब हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि वह आदमी जो अपनी जान खत्म करने आया था उसकी भी हिम्मत टूट जाती है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सीओजी के अंकल वीडियो देखते हैं और गुस्से में गिलगू को डांटते हैं, तुमने उसे अपनी जान जोखिम में कैसे डालने दी? वह पानी में कैसे गई? वह चिल्लाते हुए गुस्से में उसे मारने लगते हैं। तभी सीओजी अंदर आ जाती है और गिलगू को और डांट से बचा लेती है। एरा समझाती है कि सीओजी बेकिंग पढ़ना चाहती है, वह कोर्स भी कर रही है और उसका सपना है कि वह फ्रांस जाकर आगे पढ़ाई करे, लेकिन उसकी हालत की वजह से वे उसे बाहर नहीं भेज सकते। उस शाम गिलगू सीओजी को एक थिएटर ले जाता है, एक रोमांटिक फिल्म देखने। फिल्म के दौरान एक पल ऐसा आता है जब सीओजी हल्के से उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं, दोनों के दिल तेज धड़कने लगते हैं, आंखें मिलती हैं, लगता है जैसे उनके बीच कुछ बदल रहा है। गिलगू सोचने
लगता है शायद आज रात सब ठीक हो जाए, लेकिन तभी घड़ी 2 बजाती है और सब बदल जाता है। डेमन हंसते हुए जाग जाता है। चलो बाहर चलते हैं, यहाँ क्या बैठा है? वह मजाक उड़ाती है। गिलू विनती करता है, कृपया सीओजी के शरीर से बाहर निकल जाओ। डेमन मुस्कुराता है, ठीक है, लेकिन पहले मुझे खुश करो, फिर जाऊंगा। वह एक बड़े से बीच वाले पोस्टर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। गिलू समझ जाता है कि वह क्या चाहती है, तो अगले दिन वह सच में सीओजी को बीच पर ले जाता है। वे फोटो लेते हैं, हंसते हैं, घंटों बातें करते हैं। तभी सीओजी अचानक पूछती हैं, क्या हमने कल कोई मूवी देखी थी? गिलू ठहर जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या कहे। उस रात गिलू फिर से डेमन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गुस्से से उसकी तरफ देखती है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम भी बाकी सब जैसे हो, तुम सब मुझे खत्म करना चाहते हो। चिल्लाकर वह वहाँ से भाग जाती है। गिलू उसके पीछे भागता है, लेकिन रास्ते में एक कार उसे टक्कर मार देती है। दर्द के बावजूद वह फिर उठता है, दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। सुनो, वह हांफते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। उस रात के बाद गिलगू अपना यह वादा सच करने की पूरी कोशिश करता है। हर रात वह डेमन को पार्क में घुमाने ले जाता है, ड्राइव पर ले जाता है, खूबसूरत गार्डन दिखाता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे डेमन इन सब पलों को एंजॉय करने लगता है। वह मुस्कुराती है, हंसती है और शायद सदियों में पहली बार सुकून महसूस करती है। शुक्रिया के तौर पर वह अपना समय कम कर देती है। 3 घंटे रहने की जगह अब वह सिर्फ 2.5 घंटे के लिए सीओजी का शरीर लेती है। अंकल ये सुनकर खुशी से भर जाते हैं। इतने सालों में वह 1 सेकंड भी कम नहीं कर पाए थे। एरा को एक आइडिया आता है। वह कहती है कि उन्हें सबको रात में एक क्लब जाना चाहिए। क्लब के अंदर वे सब नाचते हैं, संगीत एंजॉय करते हैं, लेकिन भीड़ में वही अजनबी फिर दिखाई देता है। वही आदमी जो स्टोर में सीओजी का हाथ पकड़ रहा था, वह फिर से उसे परेशान करने लगता है। गिलगू तुरंत उसे रोकने पहुंच जाता है। अगले दिन वही आदमी बेकरी में आता है। वह एक चालाक मुस्कान के साथ कहता है, टेंशन मत लो, मैं डेमन को निकाल सकता हूँ। वह हंसता है और गिलगू के शरीर में एक डर की लहर दौड़ जाती है। गिलगू सीओजी की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। वह उससे कहता है, क्लास के बाद कहीं मत जाना, मैं लेने आऊंगा। फिर वह सब कुछ बताने अंकल के पास दौड़ता है। अंकल शांति से सुनते हैं और कहते हैं, आजकल ऐसे बहुत ठग घूम रहे हैं, वह भी उनमें से एक होगा, ऐसे लोगों से दूर रहो। उधर सीओजी बस स्टॉप पर खड़ी इंतजार कर रही होती है। एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है और अपने जूते के फीते बांधने में मदद मांगती है। सीओजी झुककर उसके जूते बांध देती है। लड़की उसे थैंक यू बोलते हुए एक कैंडी देती है। सीओजी वह कैंडी बस में बैठकर खा लेती है और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जब फोन पर उससे बात नहीं हो पाती तो गिलगू और बाकी लोग उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं। शुक्र है उनकी आदत थी कि उसकी नाइट वाली गुमशुदगियों की वजह से जीपीएस हमेशा ऑन रखते थे। वे उसे ढूंढ लेते हैं। वह बंधी हुई है, बेहोश है और वह अजनबी उसका वीडियो बना रहा होता है। गिलगू दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। वह आदमी रोकने की कोशिश करता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, शांत रहो, लेकिन गिलगू बुरी तरह लड़ता है और उसे गिरा देता है। वह सीओजी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। उस रात सीओजी के अंदर की डेमन धीमी आवाज में बोलती है, तुमने मुझे बचाया। वह हल्की सी मुस्कुराती है। फिर वह अपनी कहानी बताना शुरू करती है। जब मैं छोटी थी, कोरिया में एक प्लेग फैल गया था। मेरी सारी फैमिली मर गई, मैं अकेली बची थी। गांव के शमन ने कहा कि गांव पर श्राप है और उन्होंने मुझे बलि के लिए चुना। उन्होंने मेरी आत्मा को एक जार में कैद किया और जमीन के नीचे दफना दिया। उसकी आवाज कांपने लगती है। सालों बाद सीओजी की नानी ने गलती से वह जार खोद निकाला। सबसे पहले मैंने उन्हें देखा, इसलिए मैंने उन्हें अपना होस्ट बना लिया। फिर मैं सीओजी की माँ में आ गई और अब मैं सीओजी के अंदर हूँ। मैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भटकती रही हूँ। वह भारी सांस लेती है। जब फुल मून की रोशनी मुझ पर पड़ेगी मैं गायब हो जाऊंगी, लेकिन वह चांद हजारों साल में एक बार आता है। गिलगू चुपचाप सुनता है, फिर पूछता है, क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे तुम शांति से आजाद हो सको? डेमन सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, अगर तुम वह जार ढूंढ लो जिसमें मेरी राख कैद थी तो मैं उसमें वापस जा सकती हूँ। गिलगू फैसला करता है कि उसे वह जार ढूंढना ही होगा। अगली रात डेमन कहीं बाहर नहीं जाती। गिलगू अंकल के पास जाता है और पूछता है कि सीओजी की नानी का पुराना घर कहाँ है। अंकल उसे एक बहुत दूर भुला हुआ सा इलाका बताते हैं। गिलगू वहाँ पहुँचता है और देखता है कि सिर्फ खंडहर बचे हैं। पूरा इलाका अब जंगल बन चुका है। दिन पर दिन वह मिट्टी खोदता है और आखिरकार कई थकाने वाले दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। उसे जमीन के गहरे हिस्से में वह जार मिल जाता है। जार को सीने से लगाकर वह सियोल वापस आता है। शहर में सीओजी अपने अंकल और एरा से अपनी फेवरेट केक खरीदने आती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वह उस मोहल्ले वाली लड़की को चिढ़ाती नहीं, ना ही कोई बदतमीजी करती है। वह चुपचाप दूसरा फ्लेवर चुनती है और बड़ी शांति से बाहर निकल जाती है। सब हैरान रह जाते हैं, ये वही लड़की है। तभी गिलगू हाथ में जार लेकर पहुंचता है। डेमन रोने लगती है, तुमने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? वह पूछती है। गिलगू नरमी से कहता है, मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता था। तुम बुरी नहीं हो, तुम अच्छी हो। वह जार खोलता है और धीरे से कहता है, मुझे अपना नाम बताओ। आंसू उसकी आंखों से गिरते हैं। मुंयांग, वह धीमे से कहती है। गिलगू उसका नाम 3 बार दोहराता है और उसे जाने को कहता है। मुंयांग उसे कसकर गले लगाती है, रोते मुस्कुराते हुए फुसफुसाती है, थैंक यू, और फिर उसका शरीर नरम पंखुड़ियों की तरह बिखर कर जार के अंदर समा जाता है। उस दिन के बाद सीओजी
एलर्जी पूरी तरह ठीक हो जाती है। अंकल और एरा गिल्गू का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फाइनल सीन्स में सियोजी को दिखाया जाता है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फ्रांस जा रही है। गिल्गू, आरा और अंकल तीनों उसे मुस्कुराते हुए और गर्व से हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। आरा एक नई बेकरी शॉप खोल लेती है। अंकल आखिरकार दुनिया घूमने के अपने सपने पर निकल पड़ता है और गिल्गू को एक शिपिंग कंटेनर ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। कुछ महीने बिल्कुल शांति से गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गिल्गू को सियोजी का कॉल आता है। वो खुश होकर कहती है, तुम कहाँ हो? मैं कोरिया वापस आ गई हूँ। मुझे तुम्हारी याद आई, जल्दी मुझसे मिलने आओ। और बिल्कुल आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मुन्योंग का जार बहुत खूबसूरती से सजा कर रखा गया है, एक खामोश याद दिलाने वाली निशानी कि वो सब किस किस चीज से साथ गुजरे। और इसी तरह ये मूवी प्रिटी क्रेजी आखिर में खत्म हो जाती है।